बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप बात करते हैं। तो आपके मुंह में बात होती है और कहते हैं भाई ऐसे नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें बता दिया। आपकी तो मेरी बात तो सुन लो। छोटी से छोटी खुशी और छोटी से छोटी कामयाबी का ताल्लुक उसकी मस्बत सोच से है। आप किसी को फेस पे देखकर ये नहीं कह सकते कि यार इसको तो कोई क्राइसिस ही नहीं, क्राइसिस तो सिर्फ मुझे है। अगले की पर्सनालिटी इस बात का हमारे लिए अंदाजा लगाता है कि हमने उससे बात कैसे करनी है। तो क्या है कि इतना बोलें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो अगले को समझ में आ जाए। अब आपके बात की अदायगी से अगले का मसला हल हो जाएगा। कहते हैं ना कि इतना कड़वा ना हो जाओ कि लोग थूक दें, इतना मीठा ना हो जाओ कि लोग चबा दें। पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करने लगे थे तो बड़े मज़े की बात है पिछले दिनों कुछ एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है लोगों से मिलने मिलाने का कि मुझे ना ये एहसास बड़ी शिद्दत से होना शुरू हो गया कि ग्रूमिंग के ऊपर हमेशा मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जबकि पिछले दिनों के एक्सपीरियंस में मुझे पता चला कि जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है ना आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम्ड दिखाने के लिए, मेरा ही ख्याल है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतनी इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट उतनी ही अहमियत समझ लें जितनी कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की है। कहते हैं ना जैसे ही आप कमरे में दाखिल होते हैं तो पहली चीज़ दिखती है आपका लिबास और आपका अटायर, मतलब आप ओवरऑल आपकी क्या लुक है, आपके अपीयरेंस, तो वो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जैसे आप करते हैं ना और जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज शो होती है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन शो होती है, सारी ग्रूमिंग की असलियत पता चल जाती है। बड़ी ख़वातीन देखी होंगी, बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन जैसे ही उनके लफ्ज़ की अदायगी का आगाज़ होता है तो पर्सनालिटी एकदम से उसका जो कह लें कि इमेज है वो डाउन हो जाता है। ऐसे होता है ना। इससे भी बढ़कर ना मुझे कल एक एहसास हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये कल एहसास क्या हुआ। मैं कल स्माइल अगेन फाउंडेशन है मुसरत मिसबा की, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा इवेंट किया जिसमें मैंने अपना ग्रूमिंग और हीलिंग सेशन रखा। ये जो मेरी बात है अब अल्लाह की करनी ये है कि ये प्रेजेंटेशन परसों की बना के मैंने सेंड कर दी थी मिस फातिमा को, लेकिन जो मेरा कल एक्सपीरियंस हुआ मैंने कहा आज मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी आदत है इस तरह के अदारों में जाती हूँ ना जब मैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या कोई भी है, पहले को 10-15 मिनट उनके साथ थोड़ा ना घुलने मिलने का टाइम होता है, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें। आपको उस दौरान में आपके क्वेश्चन से और उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी पर्सनालिटी में बेसिकली नीड किस चीज़ की है, वर्बल कम्युनिकेशन की है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है। तो ऑफ कोर्स दोनों चीज़ों की महसूस हुई मुझे। बट कल का जो इवेंट था ना जिसमें बर्न विक्टिम्स मौजूद थे, उनसे बात करने के बाद ना मुझे लिटरली इतना रोना आया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना यहाँ पर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ लफ्ज़ की अदायगी के ऊपर फोकस नहीं है आज मेरा। आज डेफिनेटली कल की मीटिंग के बाद मेरा फोकस इस बात पे है कि अपने अल्फाज से किसी का दिल भी ना दुखाएं। हम में से कोई कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई जल गया है या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, उसको बार बार ये पूछना कि तुम्हें क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ, ये तुमने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, हाय बेचारी। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि उनको देखकर ऐसे मुंह पे रख लेते हैं। यहाँ तक कि जब कल मैंने मीडिया को कॉल की कि आप लोग आकर अगर कैप्चर करना चाहे तो इवेंट बहुत अच्छा, उन्होंने कहा हम टीवी पे ये नहीं दिखा सकते। क्या फ़ायदा फिर आपके मीडिया का कि अगर आप टीवी मीडिया पर यही चीज़ नहीं दिखा सकते जो दिखाने वाली है। यू नेवर नो कि आपकी किस बात से और आपके क्या दिखाने से हमारी पब्लिक को थोड़ी सी शर्म ही आ जाए। इतनी नाइंसाफियाँ जहाँ पे हो रही हैं ख़वातीन के साथ, इमेजिन करें हर लड़की की एक डिफरेंट स्टोरी थी, हर कोई डिफरेंट तरीके से जली थी। किसी के ऊपर एसिड उसके भाई ने फेंका था, किसी के खावन ने फेंका था, किसी की सास ने फेंका था, कोई रिक्शे में जल गई थी, कोई आग के गड्ढे में गिर गई थी खेलते खेलते। और वहाँ पर ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 22 साल तक अपने ट्रीटमेंट्स पे गुजार दिए। उनके थाए में से स्किन निकाल निकाल के वो उनके चेहरों पे लगाते रहे। उनकी गर्दन भी मैस हो चुकी हुई थी और उन्होंने गर्दन बनाने में भी 4 साल लिए डॉक्टर्स ने। और ये सारा केस किया मुसर्रत आपा वगैरह ने उनको स्पॉन्सर किया। मेरी बहुत इज़्ज़त का जो मकाम है ना उनके लिए बहुत बढ़ गया कि यार एक औरत है जिसने इनिशिएटिव लिया। और मीडिया क्या कह रहा है, हम ये दिखा नहीं सकते।
बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि हम ये दिखा नहीं सकते। मतलब आप दिखाएंगे तो लोग रुकेंगे ना इस तरह के गंदे कदम उठाने से। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रहे हैं आप दिखा नहीं सकते, सॉरी। एनीवेज, तो वर्बल कम्युनिकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, तो मैंने सोचा इसको वर्सेस करके थोड़ा बात करते हैं। ग्रूमिंग को अगर डिफाइन किया जाए ना बच्चों, तो जब भी हम कहते हैं ना उसकी पर्सनालिटी बहुत वेल ग्रूम्ड है, तो हमारे जहन में क्या आता है? एकदम से यही आता है ना, अच्छा नीट एंड क्लीन बाल, अच्छे से नीट शूज़, लिबास साफ सुथरा, स्टाइलिश लुक, मेकअप अच्छा। हम ग्रूमिंग के ऊपर इसी बात को करते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि जितनी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि कोई आपसे बात करे, एक बैरियर आप क्रॉस करें अपना एक्सेप्टेंस का, अपने इमेज को बिल्ड करने के लिए, और अगला बंदा आपको सुनना ही पसंद ना करे। आपकी आवाज़ की अदायगी, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो एक्सेंट है वो इतना अजीबोगरीब हो कि अगला कहे कि यार देखने में तो बहुत डिसेंट लग रही है, तो वो बैरियर पे क्रॉस नहीं होगा। जो एक्सेप्टेंस का है ना, जो बात करने का है, जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, वो तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। उसके लिए फिर मैंने सोचा कि आज हम इसके ऊपर प्रॉपर बात करते हैं। Educated people should fully train themselves in speaking as it is the easiest way to groom your personality ideally. अब कैसे करना है ये हम बात करेंगे। देखो, अब कम्युनिकेशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है? ऑन डेली बेसिस वी वर्क विद हु हैव डिफरेंट ओपिनियंस, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नीड्स देन आवर ओन। एक्सचेंज आइडियाज़ विद अदर्स, इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करने हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप किसी से सवाल नहीं करेंगे, बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाएंगे, किसी का ओपिनियन, किसी का आइडिया समझ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब आप बात करते हैं तो। और ये एक आर्ट है कि दो लोगों की अगर लड़ाई हो रही है तो बीच में अगर आपको किसी ने कहा है आप आइए देखें क्या हो रहा है, अब आपके बात की अदायगी से अगले का मसला हल हो जाएगा। सोचो फिर आपका कितना होता होगा। ऐसे ही है। सो जनाब, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं। सो इन जगह पर आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एम आई मिसिंग एनी पॉइंट? कोई बच्चा बताए कि और कम्युनिकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? टू डेवलप ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, या बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़बरदस्त। बिल्डिंग रिलेशनशिप, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसी से आपने रिश्ता इस्तवार करना है, जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी रिश्ता नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना, जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कैसे बढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ ताल्लुक़ कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है ना। हाउ पीपल एनालिसिस, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन विद योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स लोग आपको जज करते हैं, और जज करते हैं टू बेसिस के ऊपर कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कैसी है। सो लोग आपको उस पर जज कर लेते हैं कि आप कितने एजुकेटेड हैं, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होगी, और ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं इन बेसिस के ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन with your non-verbal communication, behaviors that express messages without use words। क्या कहा है मैंने? behaviors that express messages without use words। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो आपके मैसेज को एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या है? सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज है, इसमें इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपके अल्फाज की। मतलब अल्फाज आपने जब बयान करने हैं ना, तो उसमें एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका ताल्लुक है बहुत ज़्यादा आपके वर्बल कम्युनिकेशन से। ये कुछ पॉइंटर्स मैंने डाले। बात करते हुए इन चीज़ों का देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लहजा क्या होगा। ऐसे ही है, कॉल पर बात करते हैं ना, मैं कहती हूँ कॉल पर कभी भी आप मसला सॉल्व करने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब आप कोई मसला बात करते हैं कॉल के ऊपर, अगले को नहीं पता होता कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। वो कोई गलत किस्म का मैसेज भी उसको समझ सकता है।
आपने कोई बात समझाई और अगला कहेगा ज़रूर गुस्से में से मेरे से बात किया, वो कहेगा इस बंदे ने बहुत मिसबिहेव किया है मेरे साथ, ऐसे ही है। तो क्या था कि अब ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लफ्ज़ के साथ इनके ऊपर आपने फोकस रखना है। बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है। फिजिकल अपीयरेंस आपकी, ऑफ कोर्स जिस कि हम बात करते हैं, आपकी अपीयरेंस, आपकी विजुअल लुक जो है वो। सेकंड है जी पर्सनल स्पेस। बेटा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है कि कुछ लोगों से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तभी मैंने इस पॉइंट को बीच में ऐड किया। कुछ लोग आपसे बात करते हुए ना पर्सनल स्पेस, एक तो लफ्ज की अदायगी में बहुत पर्सनल हो जाते हैं, दूसरा बात करते हुए जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसमें उनका आपके साथ गैप का कोई डिस्टेंस नहीं रहता। वो बात कर रहे हैं, देखो ये नेचुरल है, हम बात करते हैं, समटाइम्स आपके मुंह से कुछ स्मेल आ रही है या कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, बात करते हैं स्पिटिंग आउट, ऐसा भी होता है, ठीक है, आपके कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि आप एटलीस्ट डिस्टेंस स्पेस इतनी रखें कि आपका बात करते हुए एक तो इतना इवन किस्म का डिस्टेंस होना चाहिए कि ना तो आपके मुंह से कुछ स्मेल अगले तक पहुंच रही हो, एक डिसेंट आपका स्पेस होना चाहिए। अल्फाज की बात तो बाद में करते हैं ना, पहले तो हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। आप इतने डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करें कि आपको पता हो कि आपकी आवाज़ आपके सामने वाले बंदे के तक ही जा रही है, वो पूरी दुनिया तक नहीं जा रही। आपका मेरा कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, अगर हमने बात करनी है तो हम, और ये हमारी कोई पर्सनल बात है, कोई ज़रूरी बात है, ये डिस्टेंस एक नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस जो है ना वो एक नॉर्मल डिस्टेंस है, और मैं बात करूँगी ना तो आपकी बात और मेरी बात हम दोनों तक रहेगी। वो ये नहीं होगा कि हम पूरे जहान को बताना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल ही अब नॉर्मल डिस्टेंस आ जाता है जब हम बात करते हैं, और ये भी कि मैंने तुमसे बात करनी है और मैं तुम ऊंची ऊंची बोल रही हूँ कि ये है। सो ये आपका जो स्पेस है, ये दो स्पेसेस की बात हो रही है। ये है आपका स्टैंडिंग डिस्टेंस, और दूसरा है स्पेस आपकी जो आप लोग बात करते हुए अपनी पर्सनल ज़्यादा हो जाते हैं। आपको ना अगले की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई अगर आपसे ये बात पूछे तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने अभी बर्न विक्टिम्स की बात की, या बहुत सारे ऐसे, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा पर्सनल होना शुरू होगा तो मैं माइंड करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी के साथ अपनी वो स्पेस लीव नहीं करती, मैं हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ। मैं हमेशा अपना, अब पर्सनल स्पेस जब मैं अपना रखती हूँ मेंटेन, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा भी मेरे साथ वो पर्सनल स्पेस मेंटेन रखे। ऐसा ही है। तीसरा कहते हैं टच। ओ माय गॉड, ये सारे एक्सपीरियंसेस ना मुझे हो चुके हैं। मेरी उम्र तुम लोगों से ज़्यादा है, इसलिए शायद बात करते हुए किसी को ऐ में ही टच करी जाना, कभी उसका हाथ खींचना, कभी उसका कंधा खींचना, कभी उसको ऐसे ही टच करना, कभी बाल खींचना, कभी मारना। इतना ऑड लगता है ये, इतना स्टूपिड लगता है, सॉरी ऐसे अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, क्या आपको बात करते हुए एक दूसरे को टच करना अच्छा लगता है? आजकल तो हम छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं गुड टच एंड बैड टच। आप मुझे बताएं, क्या औरत के लिए औरत का ही टच करना इट इज़ नॉट गुड? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। मतलब लड़के का भी लड़के को टच कर करके बात करना, इरिटेट हो जाते हैं। क्या है, मुंह से बात करो ना, हाथ क्यों लगा रहे हो, है ना? एक आपने बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने फिजिकल टच एक दूसरे को नहीं करना। दूसरा आ जाता है आपका मेजर पॉइंट। वो जो आपका मेजर पॉइंट है ना, वो आपके इन 3 चीज़ों से मिलके बना है। ये छोड़ दें आप। ये मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बताया। अब हम वर्बल कम्युनिकेशन की जो ख़ास 3 एलिमेंट्स हैं उसकी तरफ आएंगे। टोन, वॉल्यूम और रिदम। मैंने क्या कहा है, कॉल पर बात कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपने उस बंदे को फिजिकल देखा होता तो आपके माइंडसेट और होता, परसेप्शन और होता आपका। लेकिन अब चूंकि कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है ज़रूर इसने मेरे से बदतमीज़ी में बात की है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने सारे मसाइल ना फेस टू फेस बात करके ख़त्म किया करें। आपकी गुफ्तगू में, आपके अल्फाज में जो आपकी टोन है ना, वो बहुत मैटर करती है। देखो ना, अगर मैं आपसे कहूँगी कि मैंने आपको कॉल की और आपने कॉल रिसीव नहीं की, ये टोन और है। और एक मैं कहूँगी मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, क्या है ये? टोन है ना, और रिदम भी है। तो किस तरह बात कर रही हूँ मैं?
किस तरह से बात करनी है। आप सबके पास नोट पैड्स हैं, हमने एक छोटी सी ना प्रैक्टिस करनी है। सब बच्चों के पास है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, अब यही बात मैं आपसे ऐसा भी कर सकती हूँ, यही बात मैं चीख के भी कर सकती हूँ। मैं आपको ऐसा भी कह सकती हूँ मैंने कॉल की थी, आपने कॉल रिसीव नहीं की, खैरियत थी। और एक मैं कहूँ खैरियत है, मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने रिसीव नहीं की। कितना फर्क आ जाता है सीरियसली ना। तो मैसेज वही है, लेकिन रिदम और उसका वॉल्यूम और उसकी टोन इतनी डिफरेंट हो गई है कि आपने तो लड़ाई को ही दावत दे दी है। सो आपको इसके ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ, उस सिचुएशन के ऊपर ना बच्चों ने मुझे, मैं आप में से कोई से 3 बच्चे उठाऊंगी, लिखना आप सबको पड़ेगा सिचुएशन को। आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। सिचुएशन ये है कि मैं आपसे कोई फेवर मांग रही हूँ, आपका मेरा एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ है, ठीक है, और मैंने आपसे कोई फेवर मांगी है, अब आप वो फेवर मुझे दे नहीं सकती हैं, और मैं आपसे आप मुझे बार बार बता रही हैं, और मैं आपको कह रही हूँ नहीं मुझे तो फेवर चाहिए। अब आप बहुत इरिटेट हो गई हैं, आपने इसको पूरा एक्ट करके दिखाना है, तो फिर आप गुस्से में बात कैसे करेंगी? आपको शदीद गुस्सा आ गया, आप गुस्से में बात कैसे करेंगी? आप इसके ऊपर 4 लाइनर पैराग्राफ लिखेंगे और यहाँ पर मुझे बताएंगी। जिसके ऊपर गुस्सा आया ना उसको भी सामने खड़ी करूँगी। मैम ये तो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पर्सन प्रोफेशनली आप उसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं या जानू हम प्रोफेशनली ही बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली ही बात कर रहे हैं, बट अब आप इरिटेट हो गए हैं, बहुत इरिटेट हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है आपका गुस्सा। तो अब आपने उस बंदे को कैसे डील करना है, ये सिचुएशन है, आप लोग लिख लें। आपके पास 5 मिनट है, ठीक है। अल्फाज की अदायगी आपने करनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मालिक हैं, मैनेजर हैं, या समझने के करता धरता है, और एक बंदा आपसे बाबा फेवर मांग रहा है, आपका उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है प्रोफेशनली, लेकिन अब आप इतने इरिटेट हो गए कि आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि बस उसकी ला पा के रख देनी है। अब वो आपने एक लानी पानी कैसे, मुझे वो सुनना है। बहुत गुस्सा है तुम लोगों को, इतना कुछ मैंने सिखाया, पता चलेगा तुम अगले की कैसे तबीयत साफ करते हो, ठीक है। खुदा दा वास्ते उर्दू में लिखना, मुझे अंग्रेजी नहीं समझ में आती। इंग्लिश उर्दू मिक्स करके लिख लो, अपनी अपनी जो है ना जुबान उसको इज्जत दे, उर्दू में लिखें। हाँ, जब मैं तुम लोग को अटायर कहती हूँ, तुम लोग लिखते हो पैंट शर्ट के बारे में, पैर नहीं, तुमने शलवार कमीज होती है, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। हुन लिखना है तो जी हम इंग्लिश में लिखेंगे, खबरदार किसी ने इंग्लिश में लिखा तो आई समझ। उर्दू इंग्लिश मिक्स कर लो, मतलब वर्ड्स डाल लो, लेकिन उसको लिखो उर्दू में, क्योंकि हमें देखने वाले समझने वाली जो कौम है ना, उसको हमने समझाना है इजी वर्ड में, ठीक है। चलो, फेवर ऐसी है कि जिस पे हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। फेवर ऐसी है कि आप कह चुके हैं हाँ कि आप ये इलीगल बात कर रहे हैं और ये मेरे अदारे की रिप्यूट के लिए अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज़, लेकिन वो अगली बंदी आपको बार बार कह रही है नहीं इतना तो आप कर दें, नहीं प्लीज़ इतना तो करें ना, ठीक है। लेकिन मैम इसे मतलब कि गुस्सा कहते हैं ना कि इस तरह मतलब कि शो करना इसको दुख ना हो जाता। देखो बेटा, ये तो आपकी अपनी सोच है, मैंने आपको बता दी कि प्रोफेशनल बिहेवियर आपने रखना है, अब आपने उस पर एक्ट कैसे करना है आपने मुझे ये बताना है, और ये इम्प्लीमेंट आपने असल ज़िंदगी में करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं देखती हूँ किसने क्या कैसे लिखा है, कौन कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तुम दोनों को नहीं मेरे साथ साथ खड़ा करना। तुम दोनों से तो एक दूसरे में गुस्सा भी नहीं होगा। किसको खड़ा करूं मैं तुम्हारे साथ, सोच रही हूँ तुमसे मैंने जरूर सुनना है। हाँ पक्का हो गया, चलो लिखो। बस मेरा दिल का शरारती बच्चों से तो लाजमी मैंने पूछना होता है। अच्छा अच्छा लिख लो सारे, हो गया बेटा, आप आओ और आप आ जाओ, ठीक है। आप दोनों मुझे अपना दिखाओ पहले, फिर मैं बताऊंगी कि कौन जो है वो उस पर एक्ट करेगा।
दोनों का इंटरेस्टिंग है। पहले आप दोनों आपस में कर लो बात, ठीक है? पहले आपने इनको बोलना है। बेटे ऊपर आओ। हाँ चलो, आपने बोलना है, फिर आपने मुझे बताना है एंड में कि आप इसका रिएक्ट क्या करती हैं, ठीक है? बेटा आप हाथ में पकड़ सकते हो, हाथ में पकड़ लो। हाँ बस बोल दो, बोलो जरा, पता चले कि तुम कितनी सक्सेसफुल और कितनी डिसेंट हो। चलो सीरियस हो जाए सारे, बहुत सीरियस लड़ाई होने वाली है जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी इज्जत का ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे। बेटा लेक्चर नहीं पढ़ना। तो मैं कैसे मतलब क्या मतलब है? तुम इससे बात करो ना जिससे मैं बात कर रही हूँ तुमसे, सिचुएशन ऐसी है ना। रिस्पेक्ट का ताल्लुक होता है उनके साथ हाँ तो लेकिन एक्सप्रेशन भी तो हो ना कोई। चलो इजी हो जाओ, सब सीरियस है, तुमने खुद भी नहीं हंसना। चलो देखें, मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ। देखिए मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ कि हमारा इज्जत का ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ ये इज्जत का ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे। मेरे लिए करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप बार बार इस बारे में कोई बात ना करें, ताकि हमारे दरमियान कोई भी ऐसी बदमस्ती ना हो जिसकी वजह से हमारा दिल दुखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। नाइस वे ऑफ टॉकिंग। क्लैप होनी चाहिए भाई, शाबाश। ये रिदम, ये टोन और ये वॉल्यूम है। अच्छा अब इसी चीज को अगर ये बोलती ना टर 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 टर, तो उसका दिल बहुत दुखना था। अच्छा आपको इसने बोल दिया है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक मौका दें आप, मैं आपको इसको ठीक कर दूँगी जो भी मसला है। आप मुझे एक मौका दें और मुझे समझने की कोशिश करें। मैं अपनी बात पे मुझे रिग्रेट है इस चीज़ पे जो मैंने की है। कोशिश करें मुझे समझने की, प्लीज़ मुझे एक मौका दें। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का जो है ना वो बड़ा अच्छा रहा है इस पे। तुम अब ये तुम्हारा है, ठीक है? और तुमने अब इसको बताना है जो तुमने लिखा है, तुम अब इसको किस तरह से डील करोगी। देखिए मैं आपको एक बार बार नहीं समझा सकती। मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं आपकी ऑनर नहीं कर सकती। कोशिश करें मुझे समझने की, मैं और ज़्यादा नहीं काम कर सकती इस पर। तो कोशिश करें आप अंडरस्टैंड करें मुझे और बार बार फोर्स ना करें। मज़ीद मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। चलो ठीक है, गुड, बैठो जी। ज़बरदस्त, ये वाली वॉल्यूम था, ये वाली टोन थी। अब बेटा आप आओ। हाँ आप आओ, और आपके साथ आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाओ। अच्छा गुस्से में मैंने कहा है कि गुस्से में बोलना है, सोए हुए नहीं बोलना है, ठीक है? उसने वर्ड्स इस्तेमाल अच्छे किए लेकिन वो गुस्सा लग नहीं रहा, ठीक है? वो अब मैं आपको आपके बेस पे जज करूंगी, आपने बताना है आपको गुस्सा आएगा तो अब आप कैसे बात करेंगी। देखिए बेशक मैं इस इदारे की मैनेजर हूँ, लेकिन हम अपनी कंपनी के जो असूलों को अनिए उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो माजर के साथ मैं आपको एक फेवर नहीं दे सकती, और मैं पानी मारकर एक ही बात बार ना करें, क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं आपको बार बार इनकार कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझ पर और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो प्लीज़ मेरा अपना मसला ना करें। आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन माजर के साथ अगर मेरे इख्तियार में, तो मैं आपकी सोच करती ठीक है बेटा, अब आप आओ, आप इधर ही खड़े रहो, आप आओ। यस, थैंक यू, नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। हमेशा अपनी टोन और अपनी रिदम को जो है ना फोकस में रखना है, कितना भी गुस्सा हो। बेटा अब आप बताएं, यू आर वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। आपने कभी भी, किसी बच्चे ने इस बात को ना अपने पल्ले से नहीं छोड़ना। आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, आपकी मोहब्बत कितनी भी नफरत में बदल चुकी हो, लेकिन तमीज़ का दायरा आपने नहीं छोड़ना। बेटा अब आपने करना है एक्ट इसके साथ, और उसके बाद ये करेगी आपके साथ। आप आ जाओ। थैंक यू बेटा, प्रोफेशनल लगना चाहिए। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी फ्रेंड मुझसे फेवर मांग रही है, जो मेरी खुली हुई है, जो मुझसे पैसे फ्रेंड नहीं है वो आपकी, आपका प्रोफेशनल उसके साथ टर्म्स हैं, और आप उसके बारे में अच्छी ओपिनियन रखती हैं, लेकिन इस दफ़ा उसने आपको इरिटेट कर दिया बार बार एक फेवर मांग के, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार ना एक बात नहीं समझा सकती, क्योंकि हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और एक फेवर अगर मैं आपको दे सकती होती तो मैं आपको पहली बार ही कहने पे दे देती। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे दोबारा मैसेज नहीं करेंगी इस हवाले से, ताकि हमारा जो रिलेशन है वो कहीं
बिल्कुल ठीक है, आपने अपना एक मैसेज दे दिया कि इसके बाद अगर अब आपने मुझे इस बात से रिलेटेड कोई बात की, बेटा इसका परफेक्ट वर्डिंग ये थी कि देखें आपने मुझसे किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो मैं आपकी बात सुन लूँगी, लेकिन अगर आपने मेरे इतने समझाने के बाद इसी टॉपिक पे रहना है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब आप मुझे इस टॉपिक पे दोबारा मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी दफ़ा ये बात समझा चुकी भी हूँ। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकती। सो माजरत के साथ देखो मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। अब अगर मैं मिन मिन करके बात करूँगी तो अगली तो मेरे सर पे ही चढ़ जाएगी। मुझे मिन मिन करके बात नहीं करनी है, मुझे उसको एक सीरियस मैसेज देना है कि प्लीज़ बेटे अब आप मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगी, क्योंकि अब मुझसे ना मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा और इससे हमारा ताल्लुक़ ख़राब ना हो, ये मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरी आपके साथ एक बड़ी इज़्ज़त और लिहाज की रिलेशनशिप है। सो आप प्लीज़ इस टॉपिक पे मेरे से कोई बात ना कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, अब आप बताएं आपने क्या लिखा है, आप बोलें। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मैं आपके लिए फेवर नहीं कर सकती, सॉरी हमारा बहुत इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन अगर आप मुझे बार बार ऐसे ही बोलेंगे तो मैं आपको कुछ और बोल दूँगी, आपको कुछ बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए फेवर नहीं कर सकती। नहीं, नो, ऐसे आपने नहीं बोलना बेटा, ऐसे आप लोगों ने नहीं बोलना। मैं फिर आपको कुछ कह दूंगी, फिर आपको कुछ बुरा लग जाएगा। क्यों कहोगी आप यू आर अ वेरी सक्सेसफुल लेडी, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने ना किसी के वर्ड्स से ना किसी का दिल नहीं दुखाना। मेरे जैसी बंदी है ना, उसको पूरे दिन सिर दर्द शुरू हो जाएगी। क्या आपने मुझे ये कह दिया कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम्हें फिर तुम माइंड कर जाओगी? ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। आपने कहना है मैं नहीं चाहती कि गुस्से में मेरे से कोई ऐसा वर्ड निकल जाए, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज़ मेरा ना इतना टेम्परामेंट नहीं है, मुझे समझने की कोशिश करें, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, आई कांट डू दिस। और अगर अब आप दोबारा इस टॉपिक में इसे बात करना चाहती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मुझसे इस टॉपिक पे दोबारा बात ना करें। हाँ, किसी और टॉपिक पे बात करनी है, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, बट आप इस टॉपिक पे मेरे से बात ना कीजिएगा। मैं ना अब और नहीं कर सकती, मैं इसको ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। डोंट से लाइक दैट, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैंने ऐसे कर दिया तो। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समझा इस लायक कि आप मुझसे फेवर मांग रहे हो, आपको लगा कि मैं कर सकती हूँ, पर चूँकि मैं नहीं कर सकती, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोई भी इलीगल काम इसके साथ नहीं कर सकती। इससे सिर्फ मेरी रिप्यूट नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों की रिप्यूट ख़राब होगी। सो बहन प्लीज़, पता है ये बहन का वर्ड जो है ना, ये एकदम अगले बंदे को ना बहुत ज़्यादा समझने के फेमिलियर भी कर देता है और थोड़ा सा अजनबी भी कर देता है कि बहन प्लीज़ मैं आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकती, ये आउट ऑफ द वे हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस ना करें, क्योंकि मैं ना फिर बड़ी परेशान हो जाती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी की मदद कर नहीं पा रही और एक बंदा मुझे बार बार कह रहे हैं मदद करो मदद करो मदद करो, और मैं बेबस हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही, तो ये मेरे लिए ना बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट माई सेल्फ। मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई मुझसे कोई ऐसी बात कह दे और मैं ना कर सकूं तो मेरे सर पे वो बात सवार थी कि हाँ मैं उसकी मदद नहीं कर सकी, बट मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूं। अब पता है मेरी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतनी टेंशन लूँ। गॉट इट? चलो जी, सब बच्चों के लिए क्लैपिंग है, आप लोगों ने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है, शाबाश। सो this was the way you speak that make you look decent, educated and successful. Got it? वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है जी, ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, पब्लिक स्पीच, टेलीफोन, इंटरव्यू, मीटिंग। अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के। इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन होती है, एक होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पब्लिक स्पीकिंग जिसका मैं करती हूँ, डिफरेंट सेशंस वगैरह, टेलीफोन कॉल होती है, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, वहाँ पे आपका लहजा क्या होना चाहिए, मीटिंग पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपका लहजा क्या होना चाहिए। तो ये सब आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे आगे जो कुछ है वो हैक्स ही हैं, ठीक है, बात करने के लिए 5 हैक्स टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 1, बी प्रेजेंट बाय लिसनिंग इंस्टेंटली फर्स्ट।
अच्छा, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके मुंह में बात होती है, वो अपने आप को पता नहीं कौन सा कायदे आज़म समझते हैं कि वो कहते हैं कि मुझको तो पहले ही पता है, मुझे पहले ही पता है आपने क्या बात करनी है, मेरे तो तसव्वुर में पहले ही ये बात थी। ऐसा होता है ना कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हुए आपके मुंह में बात होती है और वो कहते भाई ऐसे नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें बता दिया। आप कहते मेरी बात तो सुन लो, है ना, हाँ हाँ तुमने सही बोला, मेरी बात तो सुन लो, मैं तो ये कह ही नहीं रही। ठीक है, ये वाली जो बात है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत बुरी है। अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले आपने सुनना है कि दूसरा कह क्या रहा है। आप बहुत स्मार्ट हैं, आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता चल जाता है अगला क्या कहने वाला है। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम्हें पता चल गया है, हो सकता है आप गलत भी हो सकता है उसने कुछ और कहना हो। सबसे पहले ना आपने उसको केयरफुली सुनना है वो कह क्या रहा है। दूसरा है कि बी प्रेजेंट बाय बीइंग रियल विद योर फीलिंग्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेक ना बने, जो है ना वो दिखें, उस तरह अपने आप को पॉलिश करते रहें। ये नहीं हो कि बाहर कुछ कह रहे हैं और अंदर जाके कुछ कह रहे हैं, फेक ना बने। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो इन अ डिसेंट वे डू टेल देम कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बजाय कि बाहर जाके कहो कि अच्छा ठीक है करती हूँ, अंदर जाकर देखा कैसे फेवर्स मांगता है। अगला अगर सुन लेगा आपको ये कहता हुआ तो वो भी हर्ट हो जाएगा कि बाहर तो आपने कुछ और कहा है, अंदर जाके आप कुछ और बोल रहे हैं। तो आपने फेक नहीं होना। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो बता दें। ये भी नहीं करना कि वो काम आप नहीं कर सकते और कॉल उठाना छोड़ दें। बाय द वे हमारे लोगों में ये भी तहजीब अब ख़त्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हामी भरते हैं, हाँ मैं आपके लिए ये काम करूँगा, हाँ हाँ तुम्हारी बात ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप कॉल करते हैं वो कॉल उठाना छोड़ देते हैं। उनके अंदर वो करेज ही नहीं होता कि वो उस चीज़ को इनकार कर दें। दिस इज़ काइंड ऑफ स्वीटनेस कि वो इनकार नहीं कर पा रहे होते। बट आपने इतना डरपोक नहीं बनना, आपने अल्फाज अच्छे रखने हैं, लहजा अपना मस्बत रखना है और आपने कह देना कि यार मेरे लिए ना पहले मैंने सोचा था कि ये काम हो जाएगा, बट जैसे ही मैंने अपनी टीम के साथ इसको डिस्कस किया है ना, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस थी और सोचने के बाद फिर मेरे सीनियर ने फैसला किया कि ये हो नहीं सकता, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ओके नहीं है, सो आई एम सॉरी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि कॉल ही उठानी चाहिए, फिर कॉल आ गई अब क्या करूं, बॉस ने तो मना कर दिया है, ये नहीं करना और मैं तो उसको हामी भर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूं। बातों को हैंडल करना सीखना है, सिचुएशन को टैकल करना सीखना है, अल्फाज का चुनाव और लहजा अच्छा रखते हुए अपना मैसेज कन्वे कर देना है। उसके बाद अगर कोई अगला इरिटेट कर रहा है तो वो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद है, बट आपने उसको एक सॉफ्टली मैसेज दे देना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर भी उनको बुरा लग जाता है, फिर भी नाराज हो जाते हैं। अल्टीमेटली हम खुद hurt देखो हम लोग तो, हाँ ये हमारा मसला है कि हम लोग फिर खुद एंड में हर्ट हो रहे होते हैं कि ये हो गया। ये देखो मैंने तो सोचा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जो हम सबको समझाएं। ये बात सिर्फ आप अपने आप को सब्जेक्टिव समझ के नहीं करें, अपने आप को ऑब्जेक्टिव समझ के भी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ज़रूरी नहीं है कि ये काम आप करें, हो सकता है आपके ऊपर अप्लाई भी हो रहा हो। मैं बहुत सारे सेशंस में बच्चों को अगर ये समझा रही हूँ, हो सकता है, देखो आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। आप छोड़ दें अगर अगले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं और जबकि आपको पता है आपने बड़े प्यारे लहजे में बात की, बार बार सुने। आप किसी को भी अपना वॉइस मैसेज सेंड करने से पहले 3 दफ़ा ना अपना लहजा चेक करें कि आपने क्या, आपको कितना भी गुस्सा हो, बेटा गुस्से में आपने वॉइस मैसेज नहीं करना। आपने सुन लिया, आप इरिटेट हो गए, आप मोबाइल साइड पे रख दें, आप पानी पिए, अपने आप को ठंडा करें, थोड़ी अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें, उस बंदे के बारे में सोचना शुरू करें कि इस वक्त वो किस सिचुएशन में होगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जॉब्स में टारगेट मिले होते हैं, उन्होंने वो काम करना होता है और उनकी जॉब ना चली जाए इस डर में वो बड़ी बेवकूफ़ियाँ मार जाते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अगले के बारे में भी सोचना है। ठीक है, आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और उसके बाद आपने उसको ना किसी टाइम पे, अगर वो आपका अच्छा करीबी दोस्त है, उसको बैठ के समझाना है कि यार मैं तो ये क्लासेस लेती रही हूँ ना, तो मेरे अंदर पेशेंस आ गया है। देखो मैं कल कहीं बैठ के बात कर रही थी, यंग एज होती है ना जो तुम लोगों की एज है, इसमें मैंने तो बड़ी बेवकूफ़ियाँ की। गुस्सा आया नौकरी छोड़ दी, गुस्सा आया निकाल दिया, गुस्सा आया बात ही नहीं की, गुस्सा आया एक्सप्रेस कर दिया, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा। मैंने वक्त के साथ सीखा है, मुझे ये सेशंस नहीं मिले हुए। और अब पता है मेरे अंदर क्या नौबत आ चुकी हुई है, मुझे गुस्सा आता है ना
आपको 100 मसाइल होते हैं, घरों में भी आपको मसाइल हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आपकी शादी हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होता है, तो तब सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो मेरे ऊपर ऐसा भी वक्त आया है कि जब मैं एक्सट्रीम गुस्से में थी तो मुझे जाकर पानी के छींटे मारने पड़े, मुझे पानी का ग्लास पीना पड़ा। ये मैंने सीखा है वक्त से। मुझे कल ना एक बड़ी प्यारी हमारी एंकर हैं, होस्ट हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ शो करती हैं। कल सुबह सुबह मैं उठी ना, तो मेरा एक छोटा सा ये इवेंट था स्माइल अगेन का। मैंने जैसे स्टेटस पढ़ना शुरू किए तो अरूबा का मुझे बड़ा ही प्यारा स्टेटस नज़र आया। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि इंसान की छोटी से छोटी खुशी और छोटी से छोटी कामयाबी का ताल्लुक़ उसकी मस्बत सोच से है। समझ रहे हो आप? ये बात थी बड़ी गहरी, मेरे दिल को बहुत ही लग गई। मैंने अपने कल के सेशन में इसको इस्तेमाल भी किया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लोग देखो, अल्लाह ताला आपको तब नवाजता है जब आप उसकी ब्लेसिंग्स पे उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब आपको वो देता जाए, नवाजता जाए, छोटी छोटी खुशी को आप कहें तो बड़ी छोटी सी है, इससे ऐसा क्या, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। भाई ज़्यादा भी मिल जाएगी, पहले छोटी खुशी पे तो खुश होना सीख लो। तो क्या है कि मस्बत सोच। अब ये जो मस्बत सोच है ना, ये हर चीज़ में इसका इम्प्लीमेंट होता है। ये जो मैंने अभी आपको सिचुएशन दी थी, इसमें मस्बत सोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर कदम पे आपको मस्बत सोच का जो है ना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मस्बत सोच रखें। आप देखें कि अगला आपको किस सिचुएशन में ये मैसेज कह रहा है। गुस्से में आपने रिप्लाई नहीं करना, थोड़ी देर के बाद करना है। उसकी सिचुएशन को समझें। देखो, हम लोगों को नहीं बदल सकते, बट हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, और हम करीबी दोस्तों को भी बदल सकते हैं। फिर कभी आपके उसके साथ बैठक हो ना, या आप उसी वक्त उसको कह दें कि देखो, तुम ना प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैं तुम्हें ना दोस्त होने के नाते, बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक ना सजेशन दूंगी। ये जिस रवैये से तुम मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो ना, ये प्रोफेशनल नहीं है। इससे तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने उसको मना किया, वो बार बार आपको टेक्स्ट कर रहा है, अब आप उसको समझाने की तरफ आ जाएं। देखो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने तो तुम्हें सुन के माफ़ कर दिया, लेकिन अब अगर तुम बार बार यही बात करी जाओगे तो मैंने तो लिहाज कर लिया है, लेकिन अगले बंदे को तो तुमने मजबूर कर दिया ना कि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाले, फिर ऐसे ही तुम भी हर्ट होगे। और बिलीव मी कि जो किसी को कुछ कह रहा होता है ना, हर्ट वो भी खुद होता है। आप कब इजहार करते हैं? जब आपको गुस्सा आता है। तो आप ये देखें कि सिर्फ अगला बंदा गुस्से में नहीं है, आपने सामने वाले को भी गुस्से में ला दिया। तो अगले का बिहेवियर क्या है? रद्द अमल है, उस चीज़ का रिएक्शन है जो आपने उसके दिमाग और दिल में भर दी है। गुस्सा भर दिया और कह रहे हो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? नो, अगले को समझने की कोशिश करें। ऑलवेज नॉट देयर फॉर यू, एवरीबॉडी इज़ बिजी इन देयर लाइफ। हर किसी के प्रोफेशनल मसाइल हैं, ऐसे ऐसे ऑफिस के मसाइल होते हैं जो आपको खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं। कोई आकर आपको सिखाता नहीं कैसे हैंडल करो। हाँ, कोई दोस्त मिल जाए तो बड़ी बात है। दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप उनसे डिस्कस करते हैं। आपको गुस्सा आया ना, सबसे पहले अपनी क्लोज फ्रेंड जो प्रोफेशनल है, जो बहुत प्रोफेशनल, उसको कॉल करो। कोई यार ये एक मसला हुआ है, वो मेरे साथ ना इस तरह से डील कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अब आपकी दोस्त प्रोफेशनल, आप समझ लें तो किसी बात पे ही समझ लें ना, फिर वो आपको आहिस्ते से गाइड करे। क्या हुआ? पहली दफ़ा गुस्सा तो तुमने अपनी दोस्त पे निकाल दिया ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बात करने से तुम्हारा गुस्सा कम हो गया। अब तुम उसको रिप्लाई करो और इस रिप्लाई में उसको समझा दो कि ये तुम्हारे प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसे ना करना। मैं दोस्त हूँ इसलिए मैं समझा रही हूँ, कोई और समझाएगा नहीं। और फिर पता क्या होता है, सर्कल में जब लोग साथ बैठते हैं, वो तो लड़की बहुत बदतमीज़ है, उसको तो मैंने काम नहीं देना, तो ऐसे क्या होता है, आपका इमेज ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो तो बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि सर्कल में लोग तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। दुनिया गोल है, छोटी है, आपके बहुत सारे म्यूचुअल लोग होते हैं। सो आपने बड़ा केयरफुल रहना है इस बारे में। बी प्रेजेंट विद द इंटेंट ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आपने किसी के अंदर अपने लिए ट्रस्ट डेवलप करना है। तो अब वो ट्रस्ट आप कैसे डेवलप करते हैं? बात करने से, आपके लहजे से, आपके अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ट्रस्ट डेवलप होता है। क्रेडिबिलिटी क्या है बेटा? एक दोस्त, आप 3 सहेलियाँ हैं और तीनों सहेलियाँ बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन खुदारा अगर एक ने तीसरे के ख़िलाफ़ आपसे कोई बात की है तो प्लीज़ जाके उसको मत बताएं। आपको बुरा लगा है, आपको बुरा लगा कि मेरी एक दोस्त ने मेरी दूसरी दोस्त के बारे में ये बात कही है, आप उसको वहाँ पे कहें, शट अप कॉल दें प्यार से, यार वो तुम्हारी दोस्त है,
तुम ऐसे कैसे उसके बारे में सोच सकती हो? कोई सिचुएशन रह सकी होगी जो उसने ऐसा कर दिया, और तुम मुझे कहने की बजाय ना, हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकती हो। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये सारी बातें बनी हुई हैं कि तरबियत सिर्फ घर से ही होती है या स्कूल से ही होती है, तरबियत दोस्तों से भी होती है। एक नेगेटिव कंपनी आपके पास हो ना, आप इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि एक वक्त आता है आप रियलाइज़ करते हैं यार मैं इतना टॉक्सिक कब हो गया। तो स्टॉप मेक योर सेल्फ टॉक्सिक। आप अपनी कंपनी को ठीक करें पहले। एक पॉजिटिव बच्चा पूरी कंपनी को पॉजिटिव कर देता है, और एक नेगेटिव बच्चा है ना, अगर वो एम्पावर्ड है ना और उसके अंदर इतनी एनर्जी, वो सबको टॉक्सिक कर देगा। आप नोट करेंगे, आप जिस वक्त बैठेंगे आप किसी की बुराई कर रहे होंगे, आप जिस वक्त बैठेंगे किसी की बुराई सुन रहे होंगे, आप जिस वक्त बैठेंगे किसी को मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। सो आपने इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके अंदर होता है ना वो आपके चेहरे पे आ जाता है। आपको अपने चेहरे पे नूर चाहिए ना, सुकून चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग देखें कहीं यार इसका चेहरा कितना मुतमईन है, कितना प्यारा चेहरा है, ये आपके अंदर का है सुकून जो बाहर आ गया। आपने कभी किसी के अंदर नेगेटिविटी नहीं ढूंढी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, हर एक के अपने क्राइसिस हैं। आप किसी को फेस पे देखकर ये नहीं कह सकते कि यार इसको तो कोई क्राइसिस ही नहीं, क्राइसिस तो सिर्फ मुझे है, और इसकी बेस पे आप दूसरों के साथ बदतमीजियाँ करना शुरू कर देंगे या उनके साथ हार्ड वर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे, हार्श वर्ड्स बोलेंगे। नहीं, आपने अपने आप के ऊपर काम शुरू करना है। इतने खुश नसीब हो तुम लोग, हमें तो ग्रूमिंग की क्लासेस मिली ही नहीं है, इमेजिन। और दूसरी बात, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें। गुस्सा आता है ना, अल्लाह को बताएं मैंने तेरे पे छोड़ दिया है, और यकीन जाने अल्लाह ताला आपको दुनिया में हिसाब देता है। बाद में तो होता होगा, हमारा ईमान है, लेकिन आप देखें हमने कितने लोगों के साथ अपने सामने होते हुए देखा है, उसने किसी के साथ ज़्यादती की, अल्लाह ताला ने उसको खुश तो नहीं रखा, वो बंदा मकाफ़ाते अमल का शिकार हुआ। तो ये हमारे लिए भी मकाफ़ाते अमल है, हम जो बीजेंगे वही काटेंगे। सो आपने सबसे पहले अपने ऊपर वर्किंग करनी है। आपने जब अपना ट्रस्ट डेवलप करना है तो बेटा, अगर ट्रस्ट डेवलप करना है तो फिर ट्रस्ट डेवलप करना है। ये नहीं करना कि ट्रस्ट डेवलप करूं और कल को मैं अगले को हाथ करा दूं। नहीं कर सकते काम, पीछे हट जाएं। मेरा ईमान है अगर अल्लाह ताला आपको, आपकी बहुत सारी मेहनत आपने कहीं की हो और वहाँ से आपको रिटर्न नहीं आता, छोड़ दें, नहीं आया कोई बात नहीं, अगले दिन गारंटेड आपको कहीं और से उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आज आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, बट टाइम है हमारे पास। ये अस्करी टावर बना था लाहौर सेंटर के बिल्कुल साथ। मुझे किसी ने अप्रोच किया कि जी आप आएँ, और हमारा जो वहाँ पे कुछ कर्नल्स थे जो इनका वो अस्करी टावर था, उन्होंने कहा जी हमारे जो है ना यहाँ पर चौकीदार से लेके, मतलब पीएन से लेके गार्ड्स वगैरह, और जो हमारा कूड़ा उठाने वाले लड़के हैं उनसे लेकर आप सीईओ ऑफ द कंपनी का अटायर डिज़ाइन करके दें। अच्छा, अब देखो ये एक, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ना मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आप ज़ाहिर आप जाके सबमिट कराते हैं पहले, फिर आप सिलेक्ट होते हैं। अब ये कोई डिज़ाइनर की जॉब तो थी नहीं, ये थी कंसल्टेंट की जॉब, जो डिसाइड कर रहा है कि आपके रिसेप्शन की लड़की क्या पहन कर बैठेगी, कि यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा क्लासी होगा एंड ऑल दैट। अच्छा, फॉर दैट प्रोजेक्ट आई हायर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं उसके साथ बैठी, हमने एक हफ़्ता साथ बैठकर, जैसा मैं अपने कॉलेज से जाती थी उसके पास बैठती थी और उसके साथ बैठकर मैं वो डिज़ाइन करती थी कि क्या कलर होना चाहिए, फ़लाने का क्या होना चाहिए, फ़लाने का। एक हफ़्ते की मेहनत थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनत बहुत ज़्यादा थी, और मैंने अच्छी खासी अमाउंट उस ग्राफिक डिज़ाइनर को पे की, क्योंकि ये मेरा चॉइस है कि मैं उनसे पैसे चार्ज नहीं कर रही, ये उनका एक रूल होगा। लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये उसका रूल नहीं है, वो मुझे काम करके दे रहा है और मैं उससे काम कर रही हूँ। मैं उसको ये नहीं कह सकती मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं तुम्हें दूंगी। दूसरों को यूज़ करना मैंने कभी सीखा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ मुझे नुकसान हो जाए, ये मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ये मेरा एक मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ी नेमत से नवाजा है कि मेरी सोच थोड़ी सी अच्छी है। बच्चों, मैंने काम किया और मुझे इस चीज़ के बारे में यकीन दिलाया गया था पहले दिन से कि मैं ही एक कैंडिडेट हूँ जो इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ।
कुछ दिनों के बाद हमारा एक फ़ैशन शो था, हम सारे दोस्त हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो जो मैं एक छोटे से कॉलेज से फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई हूँ, मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं पढ़ी हुई, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने से पहले ही डिज़ाइनर बन चुकी थी और मैं एग्जीबिशंस वगैरह लगाती थी। सो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे सब लोग बहुत रिगार्ड करते थे फ़ैशन फील्ड में। तो जब मैं एक गैदरिंग में गई और वहाँ पर मैंने बहुत एक्साइटेड अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे, तुम्हें पता है, अस्करी टावर से कॉल आई थी, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम काम कर रही हो, ये कैसे? तो थोड़ी बार मैंने देखा वो किसी के साथ कान में कुछ डिस्कस कर रहा था। तो उस बंदे ने कहा कि तुम इससे डिस्कस कर लो ये बात। तो वो बंदा मुझे कहने लगा कि मैंने देखा कि वो काफ़ी देर तक डिस्टर्ब रहा। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तो तुम प्लीज़ मुझसे मिल के जाना। उसको था कि फ़ैशन शो हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं पहले ही इस बेचारी को डिस्टर्ब ना कर दूँ। उसने मुझे कहा कि यार इन लोगों की तो रिप्यूट अच्छी नहीं है, तुम वहाँ पे क्यों गई? मैंने कहा रिप्यूट इन अ वे, मैंने कहा वो तो मुझे परसों इस्लामाबाद भेज रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका ओके हो गया, अब आप अपनी असाइनमेंट लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। और उन्होंने कहा आप अस्करी टावर आ जाएगा, आप अपने भाई को भी बेशक साथ ले जाएं, आप इंटरव्यू देकर वापस आ जाएं। तो मैंने कहा कि ये मेरी तो बात यहाँ तक पहुँची है। उसने कहा वो तुम्हें नहीं भेजेंगे, वो तुम्हें बुलाएंगे, बिठाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि रिजेक्शन आ गई है तो आप जा सकते हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? और मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैं छोटी भी थी और मेरी मेहनत बड़ी लगी थी, मेरे पैसे बहुत लगे थे। उससे मुझे कहा तुम सारी बातें छोड़ के मुझे बताओ वो असाइनमेंट अभी तुम्हारे पास है कि उनके पास है? मैं कहा वो तो मैं उनको दे चुकी हूँ। उसने कहा फिर तुम्हारी कभी सिलेक्शन नहीं हो क्योंकि तुमने आइडियाज़ शेयर कर दिए। मैं सर पकड़ के बैठ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर जब मैं घर आई तो माय मदर मेड मी सो पॉजिटिव। कोई ये तो किसी ने कहा है ना, अल्लाह जानता है, आप किसी की बातों में नहीं आ सकते, आप फुल कॉन्फिडेंटली जाओ और जाकर देखो। जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे अलावा 3 डिज़ाइनर और बैठे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ उनसे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा कि हम डिज़ाइनर हैं और हमारी असाइनमेंट्स अंदर गई नहीं है और कुछ ही देर में हमारा इंटरव्यू है। मैंने उन्हें कहा मगर इन्होंने तो मुझे कहा था कि इनकी डिज़ाइनर मैं होने वाली हूँ। तो उनमें से एक लड़के ने हंस के मुझे कहा, हम सबकी बड़ी बाय द वे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई बाद में और अब हम सब साथ काम कर रहे हैं। ये अल्लाह है जो आपके लिए सबबुल असबाब है। हम मिले, मैं उनको नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे इतने फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हम इकट्ठे टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं और हमने कहीं फ़ैशन शो करना होता है वो मुझे आगे करते हैं कि तुम साथ चलो। हमें एक दूसरे की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए। सो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ और जब ये सारे राज खुलते हैं तो मैं उनको बताती हूँ। उन्होंने कहा इन्होंने तुम्हें भी ये बोला है? मैंने कहा हाँ। थोड़ी देर बाद एक खातून आती हैं और वो आके कहती हैं जी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और आप 3 लोग इकट्ठे इस्लामाबाद जाएंगे, बिकॉज़ मेरा भाई भी साथ था। तो उन्होंने कहा कि 3 ऑफिशियल लोग साथ जाएंगे और आप लोग चले जाएं, गाड़ी बाहर है और आप लोग इंटरव्यू दे के वापस आएंगे। थोड़ी देर बाद वो वापस आके कहती है कि हमने ड्राइवर को बता दिया है और आप लोग मिलकर जो है ना पेट्रोल डलवा लीजिएगा। वी सेड व्हाट इज़ दिस सो अनप्रोफेशनल कि हम आपकी वजह से जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पेट्रोल डलवाएं और हम लोग तो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम कैसे पेट्रोल के पैसे देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा आप लोगों ने तो हमें पहले नहीं बताया, मेरे तो नहीं पर्स में इतने पैसे। तो अब आप देखें इस्लामाबाद जाने के लिए जो पेट्रोल आपको चाहिए वो 14-15 हज़ार का तो डेफिनेटली होगा, यानी 5 अभी जॉब आपकी लगी नहीं है और आपको ये हो जाता है। वो कितने अच्छा, आप वेट करें, हम आपको बताते हैं। हम बैठते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आप ऐसा करें कि हम आपको आप देखें धोखे भी इस लेवल के होते हैं, हम आपको ना कॉल कराते हैं, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होगा तो यहीं पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब हम सारे बारी बारी अंदर जाते हैं, वीडियो कॉल पे हमारा जो है वो हो जाता है इंटरव्यू और खातून बाहर आके थे आई एम सॉरी आप सबकी रिजेक्शन हो गई, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ना उन दिनों ट्रैवल करती थी इस पे ऊबर शूबर पे, मैं लिटरली पूरे रास्ते ना डुस रोती हुई गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा भाई मुझे इशारे करे बिहेव योरसेल्फ, क्या हो गया तुम्हें, इतनी बड़ी हो कि तुम डुस रो रही हो। और मैं रो रही थी क्योंकि उसको क्या पता, क्योंकि मेहनत तो मेरी लगी थी। मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई। इमेजिन करो, मैं घर आई तो मेरी माँ मुझे देख के थी, माँ सदके क्या हुआ है? तो मेरे भाई ने बताया कि जी माँ ये हुआ। कि तुम लोग तो इतनी जल्दी इस्लामाबाद से आ गए। उससे कहा हम तो गए ही नहीं, ये हुआ। अच्छा, अभी मैं रो रही हूँ तो मेरी माँ ने कहा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए ना कुछ लेके आती हूँ, तो रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, अभी वो मुझे समझा रही हैं, किचन में खड़ी होकर समझा रही हैं और मैं इधर टीवी लाउंज में बैठ के रो रही हूँ। सख्त नाउम्मीद कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह ताला देखे कितना कारसाज है।
आई डू इवेंट मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। मुझे ना मेरे एक पुराने जानने वाले की 4 साल बाद कॉल आती है, उसने मुझसे पूछा समन आजकल आप कर रहे हो इवेंट्स वगैरह। मैंने कहा हाँ आपको पता है मुझे इस तरह आ जाते हैं, मैं बीच में कर ली। तो कहते हैं यार बहुत बुरा फंस गया हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है। उसने एक बड़े इवेंट मैनेजर का नाम लिया और बोला कि यहाँ पे ना फ़ेज़ 4, मैं फ़ेज़ 1 में रहती हूँ DHA में और वो फ़ेज़ 4 बनता है। फ़ेज़ 4 में ना एक कैफ़े ओपन हो रहा था जिसकी सारी पेमेंट उठा के ना फ़लाँ इवेंट मैनेजर को दे दी थी। अब क्या हुआ कि वो इवेंट मैनेजर था इस्लामाबाद में और उसका कहीं हो गया एक्सीडेंट। उसने कॉल करके कह दिया जी मैं तो नहीं आ रहा, आप ये इवेंट खुद कंडक्ट करें, बस एक दिन बीच में। और परसों जो है ना वो ओपनिंग है, और वो ओपनिंग है बेला फॉला कोई कैफ़े खुल रहा था, तो वो उसकी ओपनिंग है और हमारे पास ना काम करने के लिए कोई बंदा नहीं है जो हमें इवेंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर दे। पैसे हमारे टेबल पे पड़े हुए हैं, हमें चाहिए बंदा। तो मैंने उन्हें कहा बंदा तो नहीं है, बंदी मैं आपको दे सकता हूँ, तो क्या आप आ सकती हैं। मैंने उससे कहा कि आप लोकेशन भेजे, मैं आती हूँ। मैंने फ़ोन रखा और मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी मुझे कहती क्या मसला है तुम्हारा, तुम्हें ना गम रास आता है ना खुशी है, तुमने फिर रोना शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें कहा नहीं अब की बार ना ये खुशी के आंसू है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि मेरी वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से। आप इमेजिन करते हैं मैंने चाय भी नहीं पी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ से दोबारा कॉलेज जल्दी आ जाए, हम बैठे हुए हैं। अब मेरा भाई मुझे कहता है सोच लो देख लो अब यहाँ पे कोई नया धोखा ना हो जाए। मैंने कहा भाई पैसे तो पहले पकड़ ले हम गए, हम एक ह्यूज अमाउंट अगलों ने हमारे हाथ में रखी, एक रिसीट काटी और कहा परसों अब आपने इवेंट करना है, अब ये आपके सर पे है। और हमने वो शानदार इवेंट किया और उस इवेंट ने मुझे इतने अच्छे जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए कि मैं कहती हूँ उस दिन के बाद लिटरली, मैंने ये आपको अपना पहला एक्सपीरियंस बताया है, ऐसे हज़ारों एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं कहती हूँ कि या अल्लाह तेरे से ज़्यादा रहीम और करीम तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो तुम ये मत सोचना काम करते हुए, कभी भी किसी से बात करते हुए ये मत सोचना कि इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं बढ़ेगा या इस बंदे से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना। फ़ायदे हो जाते हैं आपको, उस वक्त नहीं होते तो कुछ अरसे बाद हो जाते हैं। अब देखो इतने सारे दोस्त अहबाब वहाँ मिले हमें एक छत के नीचे, हम सब ने अपनी असाइनमेंट्स एक दूसरे से शेयर की कि मेरा ये आइडिया है, मेरा ये आइडिया है। उसके बाद सबकी दोस्ती हो गई और सबकी दोस्ती ऐसी हुई कि सब ने इकट्ठे काम शुरू कर दिया। और आज भी सब जब बैठते तो हंसते कि देखो हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। सो ये बड़े बड़े मज़े की बातें हैं। बी प्रेजेंट बाय स्पीकिंग इन द पॉजिटिव, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है कि आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बी प्रेजेंट विद योर बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब बात करनी है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो शो करती है कि आप बहुत एक्टिव हैं, प्रेजेंट हैं, आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी एक्ट करती है। तो आपने कोशिश करना है कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नो द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे बात करनी है तो ज़रा ध्यान कर लीजिएगा बात किससे कर रहे हैं। अपनी वालदा से कर रहे हैं, अपनी सहेली से कर रहे हैं, वालिद साहब से कर रहे हैं, भाई से कर रहे हैं, या अपने बॉस से बात कर रहे हैं। सो आपने और किसी बच्चे से कर रहे हैं, बच्चे के साथ आपने देखा है जब हम लोग किसी बच्चे को ट्रीट करते हैं और मेरा बेबी का हाल है, हम उसके साथ उसके जैसे हो जाते हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा ये ऑटोमेटिकली है कि जब आप किसी बच्चे के साथ बात करते हैं, अगले की पर्सनालिटी इस बात का हमारे लिए अंदाज़ा लगाता है कि हमने उससे बात कैसे करनी है। सो ये बड़ा मैटर करता है। और ये अब तुम देखो अपने आप को, तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट तुम्हें उस वक्त ट्रीट करेगा जैसे तुम दिख रहे हो, जैसे तुम बात कर रहे हो। रिएक्शन कब आता है? जब आपने बदतमीज़ी की होती है। तो जब आप किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला बंदा वो आपसे प्यार से बात करेगा? नहीं ना। सो हम ऑलवेज ट्रीट अदर्स लाइक दे आर। सो आपने क्या करना है कि ये देख लेना है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात करे वो बन जाए। टेक नोट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टेक नोट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपको मैंने पीछे कहा है कि बी प्रेजेंट विद योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो। और दूसरा, अब जब आप दूसरे के साथ बात करें तो अगले की भी बॉडी लैंग्वेज देख लें। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था ना, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमने फ़ोन नहीं उठाया, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है और ये अच्छी नहीं है। अगर मैं से कहूँगी मैं आपको कॉल कर रही थी और आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, खैरियत थी,
अब देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉडी लैंग्वेज में, तो ये है बॉडी लैंग्वेज। अब जब बात हुई है, लेकिन जब मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और मेरा लहजा ही चेंज हो गया, तो लग रहा है ना कि मैंने कुछ गलत किया है। सो आपने इसके ऊपर भी काम करना है। रीड योर मैसेजेस बिफोर सेंडिंग, ये आई टोल्ड यू ना, कई बार पढ़ो किस लहजे में बात की है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। गेट टू द पॉइंट, से लेस बट मेक श्योर योर मैसेज इज पोटेंशियल। मतलब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो कहा है ना, ये मैं भी आपको एक रूल बताऊंगी आगे, कि आप थोड़ा बोलें लेकिन मीनिंगफुल बोलें। रिकॉर्ड एंड वॉच योर सेल्फ स्पीकिंग, आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने इंटरव्यू पे जाने से पहले अपने घर में शीशे के आगे खड़े होकर ना, आपने माई सेल्फ जो है ऐसे आपने वहाँ पे खड़े होकर बोलना है। आप कौन है? आपको पता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो अपना सीवी, आपका सीवी अपने सामने रखते हैं और कहते हैं कि जी आप ब्रीफ करें आप अपने बारे में। तो फिर अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप कैसे बोलेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक हो गया? इंटरव्यू के लिए जाना है तो बोलने का अंदाज़ ये नहीं होगा कि बॉडी लैंग्वेज, हाथ कांप रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं और पता ही नहीं है, कभी बाल ठीक हो रहे हैं, कभी ऐसे सो रहे हैं, सोच रही हूँ ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ, ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ। ऐसे नहीं होता भाई ठीक है? तो पहले घर से प्रैक्टिस करके जाना है कि जी मैंने ऐसे करके बात करनी है, और बैठे में तो ऐसे करके बात करनी है। ठीक है? रिमेंबर दैट पीपल डू नॉट केयर एज मच एज यू थिंक, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं तो बातों के बीच में घुस जाती हूँ, मुझे लगता है हर कोई मेरे बारे में ही सोचता जा रहा है। ठीक है? अगर मैंने कुछ कह दिया तो अब किसी के पास दुनिया का और कोई काम नहीं है, वो बैठ के मेरे कहे के बारे में ही सोचेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? नेगेटिविटी। ये जब समटाइम्स हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ना कि जी फलां ने ये कहा तो मैंने, वो आप उस बंदे के लिए या बंदी के लिए सिर्फ एक बंदा नहीं है दुनिया में कि वो आपके बारे में ही सोचेगा। 36,000 लोगों से हम एक दिन में मिलते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम किसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को खुद इतना इंपॉर्टेंट मान लें, देखा वो मेरे बारे में सोच रही होगी, देखा ये उसका ख्याल होगा कि मैंने ये ऐसे इसलिए कहा है, ये है नेगेटिविटी। ठीक है? वर्क ऑन इमोशनल अवेयरनेस, ये जिसके ऊपर हमने बात की है कि आपने दूसरे की सिचुएशन को भी समझना है, बार बार सोचना है और फिर आपने उसको रिएक्ट करना है। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है? रिएक्शन और रिस्पॉन्डिंग में डिफरेंस है, ये हम पहले भी बात करते रहे। रिएक्शन ये होता है कि जैसा किसी ने आपको कुछ मारा तो आपने उठा के उसको आगे से मारा। रिस्पॉन्ड ये कि उसने आपको मारा तो अब आप कहेंगे है बेचारे को क्या हुआ है, नॉर्मल एक्ट तो नहीं कर रहा, पागल थोड़ी आपके उठा के उसको मारना शुरू कर देंगे, है ना? देखेंगे ना क्या हुआ। एक छोटा सा बच्चा है ना, जब वो मिसबिहेव करता है तो उसकी माँ यही सोचती है कि वो हो इसने ऐसा क्यों किया, ज़रूर कोई चीज़ इसको डिस्टर्ब करी, ये रो क्यों रहा है, बजाय के माँ उठे और बच्चे को पकड़े और 4 थप्पड़ मारे और कहे चल। ऐसी भी माएँ देखी है ना कि बच्चे ने, अगर बच्चा बोल रहा है, इज्जत कर रहा है, माँ आगे से कुछ नहीं बोल रही है, और अच्छा वो सीन हमारी आंखों के आगे आ रहा है, अच्छा इज्जत कर रहा है, माँ नहीं सुन रही, एंड में बच्चे ने ना माँ को मार दिया ऐसे करके, तो माँ कहेगी तेरी ऐसी की तैसी, धाड़ 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 है, 4 चांटे, और फिर पूरा एनवायरनमेंट खराब, बच्चा भी रो रहा होता है, माँ भी चीख रही होती है। फिर बच्चा यही सीखता है और वो अगली आने वाली जिंदगी में हर एक के साथ यही करता है कि किसी ने गुस्सा किया तो बस आगे से गुस्सा कर दो, ये ना सोचो कि अगले ने ऐसा किया क्यों है। सो आप देखें, अफसोस करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ स्क्रैच से ट्रेनिंग होती है, बचपन से ट्रेनिंग होती है। आप बच्चे को बचपन से ट्रीट करें। कहते हैं बच्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो आपसे कोई बात करता है और आप बड़े आपस में लगे हुए, तो आप उसको कहें 1 सेकंड में इसकी बात सुन, जी बेटे, करते हैं ना हम ऐसे। इसका क्या मतलब है? सारी क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस तो आपने उसको उसी उम्र में दे दिया कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं सबको छोड़ के तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तो कल को क्या होगा, वो बच्चा माँ बाप को उतनी ही इंपॉर्टेंस देगा। जब कल को उसके बच्चे बोल रहे होंगे ना, बाबा बाबा मेरे बात सुने माँ, वो कहेगा बेटा 1 मिनट मैं पहले उनकी सुन लूँ। ठीक है? तो क्या है कि आपने जैसा बीजना है वैसा ही काटना है, ये कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंस देनी है इंसान को, लेकिन आपने प्रोफेशनल रहते हुए इंपॉर्टेंस देनी है, लाड नहीं उठाने शुरू कर देने। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि माँ सदके और बहन सदके पे चले जाओ, नहीं। इंपॉर्टेंस दें, रिस्पेक्ट करें, लहजा अपना नॉर्मल रखें, साउंड सॉफ्टली, बट आपने कंसिस्टेंट रहना है, बी प्रोफेशनल। ठीक है? वरना तो लोग चबा के खा जाएंगे। कहते हैं ना कि इतना कड़वा ना हो जाओ कि लोग थूक दें, इतना मीठा ना हो जाओ कि लोग चबा जाएं। ठीक है? अच्छा जी, ऑब्जर्व मोर,
जितने अच्छे और काबिल बच्चे हैं ना, उनको मैंने देखा है कि वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, बोलते कम हैं। पहले वो आसपास देखते हैं माहौल क्या है, क्या चल रहा है। जब तक आपसे कोई बात नहीं ना पूछी जा रही है, आपने जवाब नहीं देना प्लीज़। बहुत बुरा लगता है ये, चाहे आप फैमिली में बैठे हों, बात किसी से पूछी गई है, जी मैं घर पे नहीं था तो कोई आया था और आप जवाब दें, आपसे पूछा है, आपसे नहीं पूछा। स्पीक लेस प्लीज़, आपसे जो पूछा जाए आपने उसका जवाब देना है। दैट शोज योर ग्रूमिंग। एम ही उठ के अपनी आप को चढ़ाना या आई एम सॉरी किसी के साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत शो करना जो है ना, वो समटाइम्स अगले को इरिटेट करती है। वो सोचता है कि ये मेरे साथ इतना ज़्यादा क्यों फ्री हो रहा है। तो ये वर्ड तो नहीं हमने सुना, हम कोई अल्लू पल्लू तो है नहीं कि कोई उठ के कह दे कि क्यों फ्री हो रहा है। हमारी अपनी एक पहचान है, हम ग्रूम्ड लोग हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, सक्सेसफुल, और खैर से आगे सक्सेसफुल ही होना है। सो आपने तैयारी तो अभी से करनी है ना। फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन, बेटा ये दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ना एक टीवी पे सुना था, ABC, A फॉर एक्यूरेसी, B फॉर ब्रीफ, C फॉर क्लैरिटी। एक्यूरेसी, हाँ जी, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि आपने किसी से बात करनी है तो उसी टॉपिक पे रहना है और उसी टॉपिक पे बात करनी है। ये नहीं करना कि एक टॉपिक छिड़ा था, वो ख़त्म हो गया, आप अभी उसी पिछले टॉपिक पे बैठे हुए हैं, अगला आगे बात करता निकल कर आप अब जाके हाजिर हुए दिमागी, तब आप कह रहे हैं नहीं फलानी 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 फलानी, फिर अगले वियर्ड फील करेंगे कि हम तो इस टॉपिक से हट के आगे जा चुके हैं, उत्थे ही बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ है ब्रीफ, ब्रीफ एंड क्लैरिटी। ब्रीफ एंड क्लैरिटी है, ब्रीफ है कि स्पीक लेस, क्लैरिटी ये है कि जितना बोला है वो मीनिंगफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने टीवी शो पे बुलाना है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे कॉल करके कहे कि मैम मैं जागो लाहौर से बात कर रहा हूँ, कल सुबह मॉर्निंग शो है, इतने से इतने बजे का स्लॉट है आपका, तो मैम क्या कल अब अवेलेबल होंगी? समझ में आती है? ठीक है, उसने ब्रीफली मुझे सारा बता दिया क्लैरिटी के साथ। तो क्या है कि इतना बोलें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अगले को समझ में आ जाए, ना कि बोंगियाँ ही मारना शुरू कर दें। वो ना मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने सोचा, भाई अगले का टाइम बड़ा कीमती है, आप अगले के वक्त को कीमती समझें, मुख्तसर बोलें, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि आपका जो अपना कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ना, वो बड़ा मेंटेन रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हुए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे लाहौर वर्ड है, लोग लाहौर बोल रहे होते हैं, तो ये हमारी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है। इसके लिए आप लोगों ने ना अपने टाइम को थोड़ा सा कंज्यूम करना है प्रैक्टिस के ऊपर। आप लोग अपने घर में बैठ कर ना एक एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अभी भी मेरे साथ वही एक्सरसाइज करें। आ करें, आ, ई, ओ, ऊ। आपके जितने वर्ड्स हैं ना वो इन चार से मिलके बने। हर जगह प्रोनाउंसिएशन में ये वाला जो साउंड है ना वो यूज़ होता है। ठीक है। हमारा क्या है, जब हम लाहौर बोलते हैं तो लाहौर तो वर्ड ही नहीं है, लाहौर है। ठीक है। तो क्या है कि इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करते रहना है। बेटा ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ना, ये एरोबिक्स में एक्सरसाइज है, ये आपके फेस की एक्सरसाइज है और कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस है। अगर आप अपने घर में बैठकर नॉर्मली अकेले कमरे में बैठ कर अगर ये करते रहेंगे ना, आ, ऊ, ई, ओ, आपका जो लहजा है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, मॉडर्न लहजा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। वे ऑफ स्पीकिंग में जिस तरह हमने ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली, फोकस ऑन वन थॉट ऑन वन टाइम, यूज एम्फेसिस वर्ड्स टू स्ट्रेंथन योर मैसेज। जिस तरह मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस बताई है वो आप लोग करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। हैव मीनिंगफुल आई कॉन्टैक्ट, बात करते हुए इधर उधर नहीं देखना, बात करते हुए आई टू आई देखें। आई टू आई देखने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं देखना। ठीक है। तो देखने का तरीका भी एक बहुत डिसेंट वे में होता है। तो आप जब बात करें तो उस टॉपिक के ऊपर रहें, उसी टॉपिक के ऊपर आपने देखना है। आपका आई कांटेक्ट नॉर्मल होना चाहिए। टॉक विद योर हैंड्स, बात करते हुए बहुत ज़्यादा भी हाथ नहीं हिलाना।
ठीक है, ऐसे से भी नहीं करना शुरू कर देना, वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन ये कि बात करते हुए आप थोड़ा सा कभी कभी हाथ को मूव कर सकते हैं, दैट शोज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। से इट लाइक यू मीन इट, लुक लाइक यू मीन इट। ये बॉडी लैंग्वेज है, जो आप बोल रहे हैं ना वो अगला जज कर रहा होता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता दी। मैं कोई बात कर रही हूँ, मेरी आंखें ऐसा सजा रही हूँ तो पता चले तो मैं झूठ बोल रही हूँ, कुछ छुपा रही हूँ, कुछ तो गलत बोला है मैंने। ऐसे ही है ना, मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग रिलैक्स्ड। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भागते हुए आ रहे हैं या आप तेज से सीढ़ी चढ़ के आए और आप खड़े होकर बोल रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए डिसेंट वे में कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा सांस ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कह दें कि मैं यार प्लीज़ 2 मिनट। आपको सांस ले लिया, आपने बैठा, अगला भी कर्टियस होता है, वो आपको चेयर देता है, आप बैठ जाएं, ये पानी पिएं, आप रिलैक्स होकर बात करें। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है तो ये छोटी छोटी टिप्स है, इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँपते हुए बात करना तो इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। ऐसे ही है ना, बुरा लगता है फिर। मेक पीस विद पॉज, स्लोइंग थिंग्स डाउन। पॉजेस क्यों सिखाए जाते हैं, क्या आपको पता है? कुछ लोग कहते हैं ना 1 मिनट सांस ले लो, सांस पटर 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 बोली गए, वो भी नहीं करना। एक सेंटेंस तरीके से दे दिया आपने, अब आपने नेक्स्ट स्टेप को प्रॉपरली लेके चलना है। अगले को आपका समझ तो आया कि आप बोल क्या रहे हैं, तो ठहर ठहर के बोलना कि आप अपने अल्फाज को अच्छे से बयान कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। से शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे जुमले बोलने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो है ना वो आप अपना जो भी आपका है मसला वो बयान करें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इतनी कम्युनिकेशन के बारे में सीखने से फ़ायदा क्या होगा? इसका एसेंस क्या है? पर्सनल ग्रोथ होएगी, इन्फ्लुएंस होगा कि आप लोगों को, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, आपको लोग आगे करेंगे, कहेंगे इससे पूछते हैं चल के, या इसको बीच में डालते हैं। जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं, तीसरे बंदे को बीच में डाला जाता है तो क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि ये समझदार है, ये कोई अच्छा फैसला करेगा। ठीक है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोनी, अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करवाना है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी की प्राइवेट बात को प्राइवेट रखें, पर्सनल बात को कॉन्फिडेंशियल रखें, और ये नहीं है कि मुंह फट गया और बस जहाँ पे सुना और दूसरे को जाके बता दिया उधर से ये सुन के आया हूँ। आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, आपसे बिल्कुल जिक्र करना छोड़ देंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपको वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत भी नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, ठीक है ना, चाची क्या कर रही हैं, फुप्पो क्या कर रही हैं, खाला क्या कर रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका कोई लेना देना बेटा है ही नहीं। आप पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, आप ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए फुप्पी, चाची, ताई, मामी, खाला ये मैटर नहीं करती, कौन कब आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। मैंने देखा आजकल की बच्चियाँ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस का जो है ना वो एक एलिमेंट आ गया है, वो घर की हर औरत के ऊपर फोकस कर रही होती हैं। अच्छी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इसका फ़ायदा यही है ऑफ कोर्स, जब आपको अच्छे तरीके से बोलना आ जाता है, कम्युनिकेशन आप सीख जाते हैं, तो इसका फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी सोच को अच्छे और मस्बत तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। टूल है दूसरों को कंट्रोल करने का, इसको आप नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें। दूसरों को कंट्रोल करना समटाइम्स आपके लिए ज़रूरी भी होता है। जब आप किसी अदारे के मैनेज डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो मैनेजमेंट में अगर आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर रहे हो और आपके पास लोगों को टैकल करना ना आता हो तो फिर आप तो अच्छे इंसान हैं ही नहीं, आप अच्छे एचआर हैं ही नहीं, आप अच्छे मैनेजर ही नहीं हैं। अगर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, आप अच्छे कोऑर्डिनेटर नहीं हैं। तो क्या है कि आपको दूसरों को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो बदतमीज़ी से कंट्रोल करना नहीं होता, वो प्यार से कंट्रोल करना होता है। और ये देखें इसका फ़ायदा कि दूसरों को मोटिवेट करना। थैंक्स। बड़ा टाइमली हमारा जो है ना सेशन एंड हुआ है,